नमस्कार, एनडीटीवी इलेक्शन कैफ़े में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूर्णेंदु शुक्ल। आज इस बेहद खास चर्चा में मेरे साथ हैं बाबा मैंग सर और पीडी सर। बात करेंगे हम बिहार चुनावों की, क्योंकि दिल्ली चुनाव के बाद जो अगला स्टेट इलेक्शन होना है वो बिहार का है। प्रधानमंत्री मोदी ने दौरा किया, वहाँ पे लोकसभा के बाद से 4 बार दौरे कर चुके हैं। हाल फिलहाल में राहुल गांधी ने 2 बार दौरे किए हैं, तो राहुल गांधी भी काफ़ी सक्रिय हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ है, बीजेपी कोटे से 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली है और प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार, तेजस्वी, उनके दौरे चल रहे हैं, उनके भाषण हो रहे हैं और रोज़ गाहे बगाहे बयान पे बयान आ रहे हैं। सवाल है बिहार चुनाव में एक्स फैक्टर क्या होगा? क्या हमेशा की तरह नीतीश कुमार ही एक्स फैक्टर होंगे कि नीतीश जिधर जीत उधर, या इस बार खेला पलटने वाला है? बाबा, वैसे तो आप दक्षिण भारत की 10 दिवसीय यात्रा से लौट रहे हैं, लेकिन क्या बिहार पे आपकी नज़र बनी हुई थी कि नहीं, पहले बताइए। बिहार पे हमेशा से नज़र बनी हुई है। बिहार को तो भूल नहीं सकते हैं। बिहार में जो आपने कहा ना कि क्या नीतीश कुमार एक्स फैक्टर बने रहेंगे, हमारे बिहार में एक कहावत है, वोट किसी को भी दीजिएगा, सीएम तो नीतीश है बाबू बनेंगे। समझ गए, ये कहावत है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बार का चुनाव जो है ना, आप एक्स फैक्टर ढूंढ रहे हैं ना, उसमें एक्स फैक्टर एक है निशांत कुमार। निशांत कुमार जो है नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं। अभी तक पर्दे के पीछे रहे, कोई उनके बारे में बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, लेकिन वो अपनी एंट्री करने वाले हैं राजनीति में। वो खरमास होता है ना, खरमास अभी मयंक सर कब तक हमें मालूम नहीं। बिहार में कुछ लोगों से बात कर रहा था, बोला खरमास के बाद जो है वो राजनीति में आएंगे। वो उन्होंने अपना पिच कर दिया है और उनका एक बयान जो है बहुत सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी को भी अब नीतीश कुमार को अपना सीएम कैंडिडेट अनाउंस कर देना चाहिए। बीजेपी की तैयारी थोड़ी दूसरी लग रही है इस बार, क्योंकि अभी जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है वो सारे बीजेपी के मंत्री हैं, उनके विभाग भी वो जो है बदले गए हैं। तो अब क्या बीजेपी पिच करेगी कि अपने लोगों को सीएम पद के लिए? क्योंकि देखिए बिहार का ना इक्वेशन उतना कॉम्प्लेक्स नहीं, सीधा साधा इक्वेशन है। 3 पार्टी है, समझ गए। 3 पार्टी में जो 2 पार्टी मिल जाएगी उसकी सरकार बनेगी। इसलिए वहाँ बार बार होता है पलटेंगे क्या, पलटेंगे क्या, पलटेंगे, क्योंकि वो बीजेपी के साथ जितने कंफर्टेबल हैं, मुझे लगता है कि लालू यादव के साथ भी उतने कंफर्टेबल है। और ये बात एक बार नीतीश कुमार ने ही मुझे बताया था। यदि वो ये सुनेंगे तो शायद उनको ध्यान आ जाएगा। उन्होंने कहा था कि कोई भी आरजेडी से मेरे पार्टी में आता है ना, जेडीयू में, तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि हम सब एक समय के संघर्ष के साथ ही रहे और कहीं ना कहीं हम इकट्ठे काम किए हैं। बोला कोई कांग्रेस वाला आता है या बाकी पार्टी से आता है, तब दिक्कत होता है उसको एडजस्ट करने में। तो ये जो दो आरजेडी जेडीयू है ना, इनका जो मास बेस या जो नेता, इसलिए देखते हैं बड़े आसानी से एक दूसरे पार्टी में आते रहते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि क्या तय करते हैं। जो नीतीश कुमार जी के बेटे ने कहा उस पर बीजेपी क्या करती है। क्या बीजेपी अंदर खाने कुछ जो है और कुछ करना चाह रही है, क्योंकि जेपी नड्डा के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, उस मुलाकात वो अनशेड्यूल्ड मुलाकात थी, उसको लेकर भी काफ़ी कुछ क्या लग रहा चर्चा है, में नीतीश कुमार तो देखिए कच्चे खिलाड़ी है नहीं। जब तक एनडीए बकायदा उनको चुनाव से पहले सीएम फेस घोषित नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो आसानी से छोड़ेंगे इसे। इसलिए तो उनके बेटे जो है दबाव बना रहे हैं कि जो उनका बयान है, जो मैंने कहा सब ज़्यादा सुर्खियों में है, कि बीजेपी जो है नीतीश कुमार को एज ए सीएम फेस अनाउंस करे। क्या बीजेपी ये करेगी? क्योंकि महाराष्ट्र में तो एक एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी जीत मिली उनको कि यदि वैसी जीत हो जाए तो शायद जो है वहाँ पे नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। लेकिन उसके पहले उनको सीटें तय करके लड़नी होगी। ये बात ज़रूर है कि नीतीश कुमार के अब विधायक अभी कम है, तो उसके लिए वो थोड़े से कमज़ोर है वहाँ पर, क्योंकि और भी बाकी एलाइज भी मांगेंगे। लोकसभा में तो 1-2 सीट करके बना लिया था चिराग पासवान वगैरह को, अब तो मांगेंगे ना, मांझी भी मांगेंगे। तो वो जो बंटवारा होगा उसमें कौन कितना सीट ले पाता है और उसके बाद क्या समीकरण बनता है, इस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। अभी प्री महाराष्ट्र फेज में हो आप समझिए। पोस्ट महाराष्ट्र फेज में बीजेपी को यदि कम सीटें आती तो एकनाथ शिंदे कहते, यदि मान लीजिए ऐसी होगी कि नीतीश कुमार के बिना ना सरकार बन रही हो, तो फिर से नीतीश कुमार सीएम है, सीधी सी बात है। लेकिन महाराष्ट्र में तो ये तय हुआ था ना कि सीएम फेस नहीं घोषित करेंगे। हाँ, यहाँ पे क्या वैसा ही दोहराया जाएगा नहीं, या वैसा नहीं? इसलिए तो जेडीयू डिमांड कर रही है ना कि आप अनाउंस करो, आप अनाउंस करो। इसलिए तो आप ये सवाल पूछ रहे हैं ना, क्या फिर पलटेंगे, क्योंकि लालू यादव कहेंगे आओ हम अनाउंस करते हैं। मैंग सर, देखिए जैसा बाबा ने बताया एक्स फैक्टर वाली बात, जो
प्रशांत किशोर हैं, ये लगातार नीतीश कुमार पर पूरी तरह से हमलावर है, उनको इनकैपेबल बता रहे हैं। वो कह रहे हैं ये तो बीजेपी को अपने पाले में लेना। प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, आप किसी भी बिहारी से पूछ लीजिए। मयंक जी भी बताएं। चलिए खैर, तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब नीतीश का जो चेहरा है अब वो जो उनके चेहरे पे जो डेवलपमेंट है उस नाम पे वोट उनको मिलते थे कास्ट के अलावा, खासकर जो महिला वोटर या जो उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप की थी, आपको लग रहा है वो पकड़ उनकी कमज़ोर हुई या वो बात नहीं रह गई नीतीश कुमार में, या अभी भी उनमें दम बाकी है और वो दम दिखाएंगे? ये मतलब टू अर्ली होगा कहना अभी मेरे हिसाब से, लेकिन बहुत सारा चीज़ आप बोल रहे हैं ना, बाबा ने एकदम से ठीक कहा। प्रशांत किशोर हो या नीतीश का स्टैंड हो या बीजेपी का स्टैंड हो या किसी का भी स्टैंड हो, बिहार का पॉलिटिकल अवेयरनेस इतना ज़्यादा है। हम तो हमेशा जाते हैं, हम पहली बार बिहार से आए दिल्ली 92 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने, तो लगता था क्या कि हम तो तोप जगह से पढ़ के जा रहे हैं। वहाँ जब जाते थे तो वहाँ ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में वहाँ के एम्बेसडर और डिप्टी एम्बेसडर और चीफ मिशन ने क्या कहा, इस पे डिस्कशन होता था। हमको लगता था कि हमको कुछ नहीं आता है। अभी भी आप वहाँ जाएंगे कवरेज के दौरान, वो सारा गांव में किसी भी रिमोट से रिमोट इलाके में जाएंगे आप, सारा इक्वेशन आपको बता देंगे। इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको लगेगा कि ये आदमी पढ़ा लिखा शायद नहीं हो, लेकिन इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या इक्वेशन हो सकता है, कौन किसको वोट करेगा। तो इसीलिए वहाँ पॉलिटिकल अवेयरनेस इतना भयानक है कि वहाँ प्रशांत किशोर किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं, यहाँ इलेक्शन में क्यों आए हैं, उनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, यहाँ पूरे बिहार को पता है। इसीलिए वो एक्स फैक्टर नहीं है मेरे हिसाब से। बाबा ने कहा कि नीतीश कुमार का बेटा, मेरे हिसाब से है एक्स फैक्टर, उसी जेडीयू ही एक्स फैक्टर है, लेकिन जेडीयू सरवाइव करेगा क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं हम लोग कि नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है। ये बात सही है। तो नीतीश जी के बाद क्या जेडीयू तो कर रहे हैं बाबा, वो जो प्रगति यात्रा तो उन्होंने किया ना। हाँ, तो वो जेडीयू सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा। प्लस एक बहुत ही अजीब 75 साल हम लोग बात करते हैं आज़ादी के 75 साल, उस 75 साल में एक बहुत बड़ा चंक 35 साल का सिर्फ 2 आदमी के इर्द गिर्द बिहार घुमा है। लालू यादव पहले 15 साल लालू, और अब उसके बाद 20 साल नीतीश कुमार। क्या 35 साल का कंबाइंड फैटिग है क्या लोगों में? दोनों लालू भी और नीतीश भी अब हमको नहीं लगता है कि अपने पॉपुलैरिटी के प्राइम में है। ये लोग पॉपुलैरिटी उन दोनों का डिप हुआ, अब जनरेशन नेक्स्ट की बात हो रही है। इसीलिए हमको लगता है कि अगर सर्वे कराया जाए तो लालू से ज़्यादा तेजस्वी पॉपुलर पाए जाएंगे। उसी तरह लोग अल्टरनेट बीजेपी में भी देख सकते हैं, क्योंकि 35 साल बहुत बड़ा, और उसके बाद भी अगर बिहार बॉटम ऑफ द पिरामिड ही है तो लोगों को लगता होगा ना, इतने अवेयर स्टेट में लोगों को लगता होगा कि हम लोगों ने गलत चॉइस तो नहीं लिया। और गलत चॉइस में एक उस समय का चॉइस लेते वक्त सबका था कि सोशल जस्टिस, वो फेज ख़त्म हो गया है। सोशल जस्टिस के आगे जैसे बीजेपी का हिंदुत्व प्लस वाला जो है, उसी तरह बिहार को भी शायद तलाश होगी कि अब सोशल जस्टिस प्लस कौन प्रॉमिस करता है। तो बहुत सारा चीज़ बदलेगा। और हमेशा बिहार जो है, बिहार का रिजल्ट चौंकाता है। 2015 में भी चौंकाया, 2020 में भी चौंकाया, 2025 में भी चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा मेरे हिसाब से। बाबा बोल रहे थे। पहले पीडी सर, आपको क्या लग रहा है बिहार का एक्स फैक्टर जो है, मतलब जो 15 में नीतीश महागठबंधन के साथ थे, बम्पर जीत आई, फिर 2020 में हालांकि बहुत ही टफ मुकाबला था, लेकिन सीटों के लिहाज से तो ज़्यादा सीटें एनडीए की आई, सरकार उन्हीं की बनी। फिर बीच में एक बार वो इधर भी गए, फिर वापस महागठबंधन गए, फिर एनडीए में आया। वो कह रहे हैं अब एनडीए में बने रहेंगे। देखिए, असल में नीतीश कुमार बिहार की मजबूरी का नाम है। यानी और मजबूरी क्यों है, किस बात की मजबूरी है? नीतीश पे पलटने के बहुत सारे इल्ज़ाम जो लगे बिल्कुल पक्के हैं। यानी ये कल्पना करना था कि कभी मतलब लालू से अलग होके उन्होंने पार्टी बनाई थी, लालू यादव से हाथ मिला लेंगे, असंभव लगता था। उन्होंने वो काम किया। फिर मुझे 2016 की घटना याद है
कि जब पुरस्कार वापसी की मुहिम चली थी, उस समय नीतीश इस मुहिम से बड़े प्रभावित थे। उन्होंने 10 लोगों को केसी त्यागी के यहाँ बुलाया था, लेखकों, पत्रकारों को, जिनमें मैं भी शामिल था, और वो चाहते थे कि बिहार में एक सांस्कृतिक क्रांति हो। तो मैं तो थोड़ा पीछे बैठा था, अनिच्छुक था, लेकिन हमारे कई साथी लोग बड़े उत्साहित थे कि हाँ, बिहार में संस्थाओं को नए सिरे से जिलाना है। हम लोग लौट के आए, 4 दिन बाद पता चला कि बीजेपी के साथ चले गए तो वो सारी पहल जो थी जस के तस रह गई। लेकिन इतना अविश्वसनीय आदमी, जैसे फिर तेजस्वी बात कर रहे हैं, क्यों ऐसी मजबूरी बना हुआ है? क्योंकि मुझे लगता है कि नीतीश जो हैं बिहार में अब भी मंडल के दौर की, मैं मानता हूं कि बिहार अभी मंडल के दौर में सबसे प्रभावी ढंग से फंसा हुआ है, उससे बाहर आ रहा है। लेकिन जिस तरह यूपी आ चुका, यूपी अब बिल्कुल हिंदूवादी रंग में रंगा हुआ स्टेट है, बिहार उस तरह नहीं है। बिहार में अभी भी पिछड़ा वर्चस्व की राजनीति चल रही है। मंडल से, सामाजिक न्याय से मामला मंडल की दबंगई का है। अब पिछड़े दलितों को कितना मिल रहा है? नीतीश ने महा पिछड़े बना के, अति दलित बना के उस सामाजिक न्याय के सेव को और भी लोगों तक पहुंचाने का काम जो किया, महिलाओं तक पहुंचाने का काम किया, उसका एक फ़ायदा मिला। अब इनकी मुश्किल ये है कि ये बीजेपी को नहीं चाहते हैं, ये लालू को भी नहीं चाहते हैं। अब इनको कौन ऐसा हो जो इनके सामाजिक न्याय की इच्छा को, इनके सामाजिक आधार को संतुष्ट कर सके? तो वहाँ अकेले नीतीश बचते हैं। जो बात आ रही कि 35 साल का फटीग जो है, अब देखिए कि धीरे धीरे नीतीश और लालू प्रतीक रह गए हैं। अब एक तरफ तेजस्वी हैं, अब चिराग पासवान को भी उसमें जोड़ सकते हैं। चिराग पासवान ने लोकसभा में तो कमाल कर दिया, वो सीटें जीत के ले आए। तो चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, अब निशांत अगर आते हैं राजनीति में, जानता नहीं हूँ कि आएंगे कि नहीं आएंगे। नीतीश अपने पूरे होशो हवाश में तो उनको आने नहीं देते, क्योंकि बार बार वंशवाद के खिलाफ वो सारी लड़ाई उन्होंने लड़ी। लेकिन नीतीश की थकान जो है, उनका जो बीच बीच में जो उनके बयान जिस तरह के आते हैं, हम लोग जानते हैं कि शायद मानसिक तौर पे थोड़े शिथिल भी वो हुए हैं, बौद्धिक तौर पे थोड़े शिथिल हुए हैं। तो हो सकता है देर सवेर बाकी लोग इकट्ठा करके इनको राजनीति में निशांत को ले आए, उनके प्रतीक की तरह, उनके उत्तराधिकारी की तरह। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में जो आने वाला है, अभी तक नीतीश बिहार की मजबूरी बने हुए हैं, क्योंकि वो मंडल के बचे रहने की जो थोड़ी बहुत गारंटी है, वो गारंटी भी पूरी करते हैं। लालू और बिहार का जो जंगल राज था, हालांकि मैं उसको जंगल राज नहीं मानता हूँ, मतलब सुशासन भी एक मिथक था, जंगल राज भी एक मिथक था। हम लोग बिहार में उन दिनों रहे हुए हैं। और अब हाँ, और सरकारी आंकड़े आप देखिए तो आप पाएंगे कि अपहरण आज जितना होता है, उनके पहले जितना होता था, उन्हीं दिनों उतना ही होता था, जिसको अपहरण उद्योग बोला जाता था। फर्क ये था कि अपराध की कमान पिछड़ी जातियों के हाथ में चली आई थी। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग मतलब दुबे, मिश्रा, चतुर्वेदी सुनने के इतने आदी हैं कि 4 चतुर्वेदी मिल जाते हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, 4 दुबे लगता है कॉमन है। लेकिन 4 यादव या 4 महतो हमको लगता है ये तो जातिवाद है। तो ये हमारे संस्कार में कहीं चला आया भी है। 4 सिंह हमको परेशान नहीं करते हैं, 4 महतो परेशान करने दे रहे, ये तो जातिवाद है, सारे के सारे यादव निकल रहे हैं। तो बिहार इस बात को पहचानता है, बिहार इस बात को पहचानता है कि बिहार की तरफ गए, बीजेपी की तरफ गए तो धीरे धीरे उनके अधिकार छिनते चले जाएंगे। उनको सामाजिक न्याय की पक्षधरता वाला नेता चाहिए, जो अंततः नीतीश बचे हुए हैं। और नीतीश के साथ थोड़ा सुशासन का मिथक भी बचा हुआ है, थोड़ा वंशवाद से दूर रहने का मामला भी बचा हुआ है, और अपर कास्ट में भी नीतीश की स्वीकृति दूसरों से ज़्यादा है। तो यही वजह है कि बीजेपी देर सवेर उनको नेता मान के प्रोजेक्ट करने को मजबूर होगी, इस डर से कि फिर वो भाग के इधर ना आ जाए। बाबा, मैं इसमें जो बात पीडी सर ने कही ना, उन्होंने तो कहा मजबूरी है, मैं उसको आपको उल्टा करके बताता हूँ कि आज के समय में भी ना नीतीश कुमार पे ना कोई वैसा दाग नहीं है जो लालू के शासन में बदमाशी के। हालांकि आंकड़े कुछ और बयां करते होंगे, लेकिन लोग मानते हैं परसेप्शन की बात हाँ, परसेप्शन में ये है, क्योंकि हमारा तो हम फैमिली रहती है, माँ रहती है, बस सब रहता, बोलते ये ना भ्रष्ट नहीं है, ये घूसखोर नहीं है, जो बिहार की भाषा है, ये घूस नहीं खाता है, किसके लिए करेगा, बेटा है एक, वो भी नहीं है। इस तरह की बातें बिहार में बहुत चीज़ें होती है, घूसखोर नहीं है। तो पहला है कि भ्रष्ट नहीं है।
दूसरा, सुशासन इसलिए बात हो कि शराबबंदी के बाद भले ही आप उसकी बहुत बुराई करें कि हर जगह एक बदमाश पैदा हो गया, वो सच्चाई, हर गांव में एक बदमाश है, बहुत भ्रष्टाचार हुआ, सारे थाने वाले जो हैं करोड़पति हो गए, लेकिन महिलाओं को वो सूट करता है कि मतलब, हालांकि उसका कोई अपराध से लेना देना नहीं है, नहीं तो सबसे ज़्यादा अपराध गोवा में होना चाहिए, बाकी जगह होना चाहिए, लेकिन वो भी एक परसेप्शन है, समझ गए। अब रही बात इन दोनों के अलावा लालू यादव के काल को जिस ढंग से बदनाम किया गया, और उसकी बात अभी भी, खुद 15 साल रह लिए हैं सत्ता में, फिर भी ये कहते हैं 20 20 साल, फिर भी कहते हैं कि याद है तुमको शाम के 7 बजे से बाद कोई नहीं निकलता था। अरे वो अपना ये नहीं गिनवाते हैं इधर। लेकिन इन सब के बावजूद मैं कहता हूँ ना कि वही आदमी है ना जो सब चीज़ को इकट्ठा करके जोड़े हुए। वो जो मजबूरी शब्द पीडी सर ने कहा ना, वो बीजेपी की भी मजबूरी है, और मुझे लगता है आरजेडी की भी मजबूरी है। हालांकि गोल कर ही दिया था तेजस्वी ने पिछले बार, लेकिन फिर भी वो जो यादववाद का टैग है ना, होता क्या है, आप बिहार यूपी के पॉलिटिक्स में आप देखिए कि जिस ढंग से अखिलेश ने किया लोकसभा चुनाव में, जैसे ही बाकी जातियों को लगेगा, अदर बैकवर्ड को, कि यादव पावर में आने वाला है ना, वो गोल बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि वो इसकी दबंगई से बचने के लिए वो गोल बंद होते हैं और शायद दूसरे को वोट कर देंगे। वो ये बिहार में बहुत कॉमन है। इसलिए यदि लालू यादव, अब लालू यादव, ये तो बाबा इसको डिफ्यूज करने के लिए इसको डिफीट करने के लिए आपको अखिलेश वाली रणनीति है। यदि लालू यादव इस लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव के साथ संग हो लिए, या आज के दिन लालू यादव पप्पू यादव को अपने घर बुला ले, या तेजस्वी पप्पू यादव के पास चले जाए, तो आपको रिजल्ट दूसरे हो सकते हैं, लोकसभा में भी दूसरे हो सकते हैं। पूरा जो सीमांचल का एरिया ना, जो बिहार को जानता है, यदि सुपौल, पूर्णिया, उधर से मधेपुरा से होते हुए आएंगे ना, पूरा पूर्णिया कटिहार तक, वो जो पूरा यादव का जो बेल्ट है ना, वो सब नाराज हो गया था। इवन मुझे ये भी मालूम है कि सिवान में क्या किया लालू यादव ने शहाबुद्दीन के वाइफ को हराने के लिए। तो वो जो एक ईगो और उसका क्लैश होता है ना, वो उस सब चीज़ को भी यदि आरजेडी अपने आप में उसको करेक्ट करे तो शायद इस बार चांस बनता है। अदरवाइज आरजेडी भी चाहेगी कि कम से कम एक बार नीतीश कुमार आके इलेक्शन जीतें, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अच्छा, मतलब वो सत्ता का इंतजार उनको बना रहेगा कि हार के भी जो है। मैंने कहा ना कि देखिए, इसमें कोई इफ बट नहीं है, कोई कम्प्लेक्स भी नहीं है। 3 पार्टी है, 2 को 1 होना है, सीधी सी बात है। बाकी वोट कटवा है वो आपके प्रशांत किशोर साहब। किसको, तो बाबा ये भी तो एक फैक्टर है, किसको ज्यादा नुकसान करेंगे। पहले पता नहीं कितना वोट मिलेगा, कौन लोग देगा। लेकिन एक बात है बाबा, मतलब आरजेडी को हम लोग कम करके आंक रहे हैं। तेजस्वी का उभार जो पिछली बार भी था वो ठीक ठाक था तेजस्वी को, लेकिन एक पीडीए टाइप का कोई मुहावरा चाहिए। हाँ, कोई एक नया संदेश चाहिए। वो आप यादव पे रहेंगे ना, तो फिर आप हार जाएंगे, मेरा ये मानना है। हाँ, मतलब जिसको वो पोस्ट लालू एरा के आगे का बता सके कि नई आरजेडी है, नए लोगों की आरजेडी है, और वो दलितों पिछड़ों के साथ है, इसको अगर कहीं जोड़ सके वो। नहीं, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ सर कि जो हमारा इलाका है ना, जहाँ से हम आते हैं, खगड़िया का, उसको फरकिया कहते हैं बिहार में। उसको टोडरमल के समय ही ना, अकबर के समय उसको फर्क कर दिया था कि इस एरिया का कुछ नहीं हो सकता, वो इतना पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ कोई अपर कास्ट नहीं है। वहाँ संघर्ष 2 जातियों के बीच में होता है, कुर्मी और यादव के बीच में, और सारा जमीन का झगड़ा है। वहाँ पे दुसाद और मुसहर के बीच में झगड़ा होता है। वो पहले रिजर्व होता था, वहीं से रामविलास पासवान खगड़िया से जीतते थे, पहले वो बलिया कंस्टिट्यूंसी था। अब तो मैं कहता हूँ अलग अलग जो है ना, वहाँ पे जातीय समीकरण है, उनको करने के लिए आपको ना यादव का भय थोड़ा कम करना होगा। जब तक आप यादव का भय कम नहीं करेंगे ना, आरजेडी यदि जितना ज़्यादा प्रो यादव पे जाएगी ना, उतना उसको नुकसान होगा। बैंक सर, ये बस एक 2 चीज़ें हैं उसमें। तो 2020 का जो रिजल्ट था, तेजस्वी का उभार उनकी रैलियों में जिस तरह का स्पार्क दिख रहा था, और वो वोट दोनों के गठबंधन के इक्वल थे। सीटें उनकी 125 थी, इनकी 110 थी, मतलब महागठबंधन की 110 थी, एनडीए की 125 थी। एक तो रही ये बात। दूसरा, क्या उस स्थिति से तेजस्वी और अब गए हैं, या एनडीए ने अपने चीज़ों को और कोर्स करेक्शन करके खुद को ज़्यादा स्ट्रांग किया है? दूसरा, जो बाबा जो जिक्र कर रहे थे, जो पीडीए लोकसभा में चला अखिलेश यादव का, क्या वैसा कोई एक्सपेरिमेंट आरजेडी कर रही है, या करे तो कामयाबी उसको मिलेगी? हाँ, आपने कहा ना कि पहला लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गए थे बिहार, बहुत सालों के बाद गए थे, तो एकदम नए तरीके से देखे। उस समय हमको लगता है क्या है कि उस समय जो तेजस्वी के लिए गुडविल दिखा, हमको नहीं लगता है कि
हाल के सालों में कभी भी आरजेडी के लिए इतना, तो 2020 के बाद से तेजस्वी के लिए गुडविल लोगों के बीच में और बढ़ा है, ये साफ दिख रहा है आपको। हर सेक्शन का आदमी, ब्राह्मण टोला में जाइए, यादव टोला में जाइए, उस टोला में जाइए, उस टोला में जाइए, सब जगह बोलेगा क्या कि तेजस्वी ने काम किया है, तेजस्वी के साथ थे। उसके बाद हमको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि लोकसभा में आरजेडी का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। हमको खुद किया ना, उन्होंने खुद ही किया ना। हमको हाँ, तो उसी में हमको लगा क्या कि इनको एक नया मैसेज, अब जैसे जंगल राज की बात होती है और अब वो 20 साल पुरानी बात है, अब वो जंगल राज था कि नहीं था। उसके बाद से बहुत, एक तो मास माइग्रेशन हुआ बिहारियों का, उसके बाद जो एक्टिव जनरेशन है अब सब बूढ़े हो गए हैं। अब उनकी मेमोरी में, मेरी मेमोरी में भी अब नहीं है, उस पीरियड का बहुत कम है। हमको याद है क्या कि हाँ 5 बजे के बाद हम लोग सोचते थे निकलना, लेकिन मतलब कुछ गड़बड़ी था, लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन हो रहा था बिहार में, वो अब साफ दिखता है। उस समय लगता था कुछ और, लेकिन अब पीछे मुड़ के देखने पे लगता है कि बहुत बड़ा सोशल चेंज बिहार में हो रहा था। और हम लोगों ने अब अच्छा लगता है क्या कि अब ये सोच के अच्छा लगता है कि हम उस इतिहास बनने के गवाह थे, हमने सामाजिक बदलाव को देखा है। अब ये उसके बाद से जो अब उस 15 साल को के मैसेजिंग को आरजेडी ठीक नहीं कर पा रही है, इसका मतलब आरजेडी को पूरी तरह से रीथिंक करने की ज़रूरत है कि आपने उस 15 साल में क्या क्या किया, आप उसको क्यों नहीं एडवर्टाइज कर पा रहे हैं। इसका मतलब आप खुद नहीं मानते हैं कि आपने बड़ा काम किया है 15 साल में। अभी 15 साल के धब्बे को आप काउंटर नहीं कर पा रहे हैं इफेक्टिवली चुनाव रैली में, आपको जंगल राज को काउंटर नहीं कर पा रहे हैं लोगों के परसेप्शन में। तो इसका मतलब है क्या है कि आपको एकदम कंप्लीटली रीथिंक करने की ज़रूरत है अपने मैसेजिंग को, और वो नहीं कर पा रहे हैं। तेजस्वी अपने भाषणों में अलग तरह से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों में वो आरजेडी की लेगेसी जो है अभी भी वही की वही बनी हुई है। एमवाई तो जंगल राज, ये सब परसेप्शन है लोगों में। अखिलेश ने बहुत माई के साथ बाप भी तो जोड़ा। अखिलेश ने कहा हम माई नहीं, ये माई बाप ये की पार्टी। उससे पहले तेजस्वी कर चुके हैं, तेजस्वी कर चुके हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं क्या कि पॉपुलर परसेप्शन में 70% आबादी में आरजेडी का 30% 31% के आसपास होता है। 70% आबादी में ये परसेप्शन है, आप उसको काउंटर कीजिए ना। ये है मेरा। असल में मुझे लगता है बिहार में सामाजिक टकराव की जड़ें और गहरी हैं किन्हीं दूसरे इलाकों के मुकाबले। अब देखिए कि एक दौर में वहाँ जातीय नरसंहारों का पूरा होता था। वो चला था। मतलब हम लोगों को कई नरसंहार याद हैं जिनके न्याय रणवीर सेना और तमाम तरह की सेनाएं वहीं हुई थी, उनका काउंटर भी हुआ। आप याद कीजिए कि 85 से 90 के बीच जो कुछ हुआ, 90 के बाद धीरे धीरे जातीय नरसंहार खत्म होते चले गए। बिहार 93-94 हुआ है मैं जानता हूँ, लेकिन उनकी संख्या घटती चली गई। शहरों के क्राइम पे फोकस बढ़ा, गांवों का क्राइम मतलब इस तरह से गायब हो गया कि अब सामूहिक नरसंहारों का मामला है। दूसरा मुझे याद है कि सांस्कृतिक तौर पे बिहार तब भी बहुत अवेयर था। मतलब थिएटर जितना वहाँ होता था, जितना नुक्कड़ नाटक होते थे। सफदर हाशमी के 89 में दिल्ली में यहाँ मारा गया था साहिबाबा ने सफदर हाशमी को। बिहार की सड़कें थरथराती थी उस समय नुक्कड़ नाटकों से, इतने नाटक हो रहे थे। पटना में, रांची में, जमशेदपुर में, आरा में तमाम तरह के ग्रुप थे। इप्टा था, दूसरे ग्रुप थे, करते थे काम। लड़कियां निकलती थी बाहर, लड़ाई लड़ती थी। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं निकल रही थी, नहीं लड़ाई लड़ रही थी, उसके लड़ने की कीमत भी चुका रही थी। आपको आज बिहार को समझाना होगा कि उस सामाजिक संघर्ष से, उसी सामाजिक घृणा का नतीजा है कि लालू और लालू के खिलाफ एक दौर में जो मतलब करप्शन बहुत हुआ, ठीक है। जैसे अभी मैं पढ़ रहा था चारा घोटाले जैसा करप्शन मध्य प्रदेश में भी हुआ। नहीं, करप्शन तो जगन्नाथ मिश्रा के समय से चला आ रहा मैं बोल रहा हूँ कि ठीक उसी तरह का, जिसमें मतलब स्कूटर में कई टन माल आप ले जा रहे हैं पशुओं को खिलाने के लिए, यही आरोप वहाँ था। इसी तरह का आरोप मध्य प्रदेश में लगा। किसी के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी कि क्या हुआ जाने दो। तो आपने बिहार के भ्रष्टाचार को बिहार के जातिगत पहचान से जोड़ा और उसको एक अलग रंगत दे दी। तेजस्वी को इसके बाहर आना होगा। मुझे लगता है कि जो लैंड फॉर जॉब का
मामला है, तेजस्वी इसको अपनी सहानुभूति के लिए भुना सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी पे केस चल रहा है। तेजस्वी 3 साल के रहे होंगे, 3 साल का बच्चा उस समय घोटाला कर रहा था। ये कौन सा जज मानेगा, कौन सी कोर्ट मानेगी? लेकिन मान रही है और बुला रही है, समन दे रही है। तो ये बता सकते हैं किस तरह उनको विक्टिम बनाया जा रहा है। मेरा अनुमान है, मैं श्योर नहीं हूँ कि नहीं, आप सही करें। बिहार में आप जाइए, थोड़ा कुड़ी दिए तो मालूम चलेगा कौन जज साहब थे जो जिसने लालू यादव को जेल भेजा और क्या किया। ये सब चीज ये सब खुली है। कहाँ गया पैसा, किधर है? वो तो वैसे ही लेटा रहता है। जाइए ना उसी तरह लुंगी और गंजी पहन के, किधर है पैसा? कोई लाइफ स्टाइल में चेंज नहीं। खैर ये सब तो बात की बात है, लेकिन मैं आपको क्लोजिंग वर्ड बोलता हूँ। नीतीश कुमार जो है ना, वो नमक के तरह है। मतलब जिसको जितना स्वाद अनुसार चाहिए वो ले लीजिएगा तो आपका खाना अच्छा बनेगा। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और विषय के साथ जुड़ते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।